मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर इंडिया टीवी की कवरेज लगातार जारी है। मिडिल ईस्ट में आज तीसरे दिन भी जबरदस्त जंग चल रही है। इजराइल और ईरान की तरफ से न सिर्फ एक दूसरे के ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, बल्कि दूसरे देशों में भी मौजूद अमेरिकी ठिकानों को ईरान निशाना बना रहा है। एक तरफ जहां ईरान ने कुवैत, यरूशलेम, तेल अवीव और किरियात में हमले किए, तो इजराइल ने भी तेहरान में कल रात जबरदस्त बमबारी की है। तेहरान में ईरान के स्टेट टीवी के दफ्तर पर हमला हुआ। वहीं ईरान ने भी इजराइल के बाहर अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया। ईरान ने बहरीन और इराक में अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया, जिसमें काफी नुकसान की खबर है। तो IRGC की फैसिलिटी समेत कई टारगेट्स को तबाह किया गया। ट्रंप ने यह दावा किया। इजराइल ने ईरान के राजधानी तेहरान में कई इलाकों में हमले किए, तो ईरान ने जो है इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों पर हमले किए। दुबई, बहरीन, दोहा, जॉर्डन, कुवैत, इसके अलावा इराक में भी हमला किया और इजराइल के भी कई शहरों को ईरान ने टारगेट किया। इसके अलावा मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं, उन पर भी ईरान ने बम बरसाए हैं, रॉकेट दागे हैं, मिसाइलें गिराई हैं और काफी नुकसान की खबर है। इराक में अमेरिकी बेस पर हमला किया ईरान ने। तेहरान के गांधी अस्पताल पर इजराइल ने हमला किया। मिडिल ईस्ट की जंग की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को एक नई धमकी दी है। एक वीडियो मैसेज जारी करके ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि जब तक अमेरिका के सारे मकसद पूरे नहीं हो जाएंगे, तब तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। यानी अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करेगा, उसकी मिसाइल क्षमता को भी खत्म करेगा और IRGC के बाकी बचे लीडर्स को खत्म करेगा। उसके बाद ही जंग रुकेगी। ट्रंप ने दावा किया कि हमले में ईरान का पूरा मिलिट्री कमांड खत्म हो गया है और जो थोड़े बहुत बाकी बचे हैं वो भी सरेंडर करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान में उनके एयर डिफेंस सिस्टम और IRGC की फैसिलिटी समेत सैकड़ों टारगेट को तबाह किया है। इतना ही नहीं, समंदर में ईरान को बड़ी चोट पहुंचाई गई है। उसके 9 शिप्स तबाह कर दिए गए, उसकी नौसेना की बिल्डिंग को गिरा दिया गया। हालांकि ट्रंप ने माना है कि इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना को भी नुकसान हुआ है और आगे भी नुकसान की आशंका है। लेकिन ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने लोगों की मौत का बदला लेगा। ट्रंप ने IRGC से अपील की कि वो या तो हथियार डाल दें या फिर अपने मौत के लिए तैयार रहें। Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद अब अमेरिका ने ईरानी नेवी को टारगेट करना शुरू किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के 9 शिप्स को तबाह कर दिया। साथ ही साथ नेवी हेडक्वार्टर को उड़ाने का दावा भी ट्रंप कर रहे हैं। نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کلیه شناورهای متردد در تنگه هرمز هشدار داده می شود سریعاً منطقه را ترک و تنگه هرمز از این لحظه به بعد مسدود اعلام می گردد. تمام. Ships, all ships. Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy.
महज 24 घंटे पहले अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की खबर से पहले जो ईरानी सेना हॉर्मुज को लेकर अलर्ट जारी कर रही थी, वही इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की नेवी अब अमेरिका के टारगेट पर है। इजराइल अमेरिका के हमले में सुप्रीम लीडर खामेनेई के खात्मे के बाद अमेरिकी सेना ईरान की नौसेना पर कहर बनकर टूटी है। ईरान के 9 नेवल शिप को तबाह कर दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने न सिर्फ ईरानी जहाजों को उड़ाने की बात कही, बल्कि नेवी हेडक्वार्टर को तबाह करने का भी दावा किया है। मुझे अभी सूचना मिली है कि हमने ईरान के 9 नौसैनिक जहाजों को नष्ट कर दिया है और उन्हें डुबो दिया है, जिसमें से कुछ अपेक्षाकृत बड़े और महत्वपूर्ण थे। हम बाकी जहाजों का पीछा कर रहे हैं, वे भी जल्द ही समुद्र की तलहटी में तैरते हुए नजर आएंगे। We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक तरफ ईरानी नेवी के बाकी बचे जहाजों को भी जल्द ही समंदर में डुबोने की धमकी दे रहे हैं, तो इससे पहले ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के IRGC के हवाले से दावा किया गया कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत ईरान की सेना ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर मिसाइल अटैक किया है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ईरान ने जो मिसाइलें दागी वो एयरक्राफ्ट कैरियर के करीब भी नहीं पहुंची। जाहिर है ईरानी नेवी के इसी दुस्साहस के कारण अमेरिका ने अब एक जहाज को टारगेट करना शुरू कर दिया है। और ईरान युद्ध में अमेरिका को पहला बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरानी सेना के पलटवार में यूएस आर्मी के 3 जवानों की मौत हुई है। ईरान के हमले में अमेरिकी सेनाओं की मौत पर यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ईरान संघर्ष समाप्त होने से पहले इसमें संभवतः और भी अमेरिकी सैनिकों की जान जा सकती है। Earlier today, CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation, even as we continue the righteous mission for which they gave their lives. And sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Likely be more, but we'll do everything possible with that. Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका ने हमले किए थे, जहां उनके जंगी जहाजों से मिसाइल्स दागे गए थे ईरान के ऊपर। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आई है, इस हमले के बाद यानी कि जो जंग शुरू हुई है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच, ईरान के हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है और ये पहला नुकसान हुआ है। और हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल भी मौजूद है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। दीपक वोरा साहब हैं, पूर्व डिप्लोमेट हैं। सर आपका भी स्वागत है। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे सहयोगी हुसैन भी मेरे साथ हैं। तो हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये जंग अब किस रुख पर जारी है और क्या जो पूरी दुनिया में एक ये बात उठ रही कि जंग अब रुकनी चाहिए, बहुत जल्द रुकनी चाहिए यूएन में इस बात को लेकर के। लेकिन इस बीच नाटो जो है वो भी साथ आ खड़ा हुआ है। नाटो की तरफ से कहा गया है कि वो अपने अलाई यानी अमेरिका के साथ इस जंग में उनका साथ देने के लिए तैयार है। और इस जंग का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है और हालात कितने बिगड़ सकते हैं, कितने संभल सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे दीपक वोरा साहब से, जो पूर्व डिप्लोमेट है। इस वक्त डिप्लोमेसी कहाँ है इस पूरे मामले में? वोरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इतने कठिन प्रश्न पूछते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है जवाब देना, बट थैंक यू वेरी मच। आपके चैनल पर बहुत मज़ा आता है एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू।
डिप्लोमेसी आपको बताता हूं मैं, लेकिन एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूं सर, आप खुद समझ जाएंगे कि डिप्लोमेसी कहां पर है इसमें। अमेरिकन मिलिट्री ने 12 घंटे में 900 स्ट्राइक किए थे ईरान पर। इजराइल ने 24 घंटे में 1200 स्ट्राइक किए थे। और पिछले साल जो जंग हुआ था उसमें उस 10 दिन में या 12 दिन में उन्होंने इतने स्ट्राइक्स नहीं किए थे। इसका मतलब था, पर्पस बिल्कुल क्लियर था कि डिप्लोमेसी गई अमृतसर के छोले खाने, पहले हमें मिलिट्री ऑप्शन लेना है। डिप्लोमेसी हो रही थी, ओमान कह रहा था ओ सब ठीक हो गया, मेरी डार्लिंग है ईरानियन, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा था। इसको स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन कहते हैं। आप मीडिया को फीड करते जाओ कि बात हो रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन पीछे आपकी मिलिट्री तैयारी कर रही थी। और जब आपको लगा कि अब टाइम रेडी है, आपने उस समय हमला किया। सो डिप्लोमेसी की कोई जगह नहीं है इन द नेक्स्ट 1 वीक। वोरा सर, आपके डिप्लोमेसी को लेकर हम आगे इसलिए बात करेंगे क्योंकि अब डिप्लोमेटिक इंस्टॉलेशन पर हमले हो रहे हैं। बगदाद से बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हुआ है। प्रदर्शनकारियों पर इराकी पुलिस ने फायरिंग की है। खामनेई की हत्या के विरोध में लगातार देखा जा रहा है किस तरह से इराक हो, पाकिस्तान में अमेरिकन कॉन्सुलेट्स हैं या फिर एम्बेसीज हैं, उसके ऊपर आम लोग पहुंचकर हमला कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इराक के अंदर इस वक्त अमेरिका के दूतावास के ऊपर हमला किया गया था। कल भी आपने दिन में तस्वीरें देखी थी किस तरह से बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। और ये रात की तस्वीर है जिस वक्त यहां पर आप देखिए कि किस तरह से ईरानी झंडों के साथ यहां पर जो तमाम लोग हैं, इराक के लोग हैं, वो विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में आपने कराची की जो तस्वीरें देखी थी जहां पर फायरिंग तक की गई थी, अब यहां पर जो पुलिस है आप देखिए कि किस तरह से पूरे इस भीड़ को रोकने की कोशिश कर रही है। और इसमें एक ताजा अपडेट आपको यह भी बता दें कि जो ग्रीन जोन है, इराक के बगदाद में जो ग्रीन जोन है जहां पर ज्यादातर दूतावास हैं, अमेरिकी यहां पर संस्थान मौजूद है, उनके ऊपर भी कल हमले की कोशिश हुई थी। और जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं बगदाद की तस्वीर है, ये कुछ देर पहले की तस्वीर आप देखिए क्योंकि वहां पर टाइम डिफरेंस होने की वजह से अंधेरा आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहां भीड़ जो साफ नजर आ रही है, देखिए किस तरह से भीड़ अमेरिकी दूतावास की ओर, ग्रीन जोन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ये लोग। और उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। अब दिन में जब इस तरह का प्रदर्शन हुआ था तो शायद पुलिस ने यह सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, बुलडोजर लेके आएंगे। और इस वजह से आप देख सकते हैं कि कंक्रीट के बैरिकेड्स पहले लगा के रखे गए थे, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। अब इसमें कितने लोग हताहत हुए हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और मेरे साथ दीपक वोरा सर, क्योंकि आप डिप्लोमेसी को लेकर बात ही कर रहे थे, हुसैन भी बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपके पास आऊं, एक और बड़ी खबर हमारे पास है। हुसैन जरा बता दीजिए। ये बड़ी खबर भी इसी सिलसिले से जुड़ी हुई है। खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में भी जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। कराची में प्रदर्शन हुआ और अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया। प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। जानकारी के मुताबिक सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास पर धावा बोलने की कोशिश की, अटैक करने की कोशिश की। लाठी डंडों के साथ बिल्डिंग में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने के साथ इनकी झड़प हुई और इस झड़प में 9 लोगों की जानें कराची में गई हैं। 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। टीयर गैस शेल का इस्तेमाल किया गया। उधर बगदाद में भी जो ग्रीन जोन है वहां पर प्रदर्शनकारी जो अमेरिका विरोधी नारेबाजी के साथ बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और दूतावास को टारगेट किया गया, दूतावास को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसके बाद वहां मौजूद फोर्सेस ने उनके साथ झड़प हुई है। काफी लोग वहां भी जख्मी हुए हैं, जबकि पाकिस्तान के कराची से 9 लोगों के मौत की खबर आ रही है, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। हालात बिगड़ रहे हैं वोरा साहब। सर, इसमें एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ अगर किसी को भी ये कठोर लगे। आपको याद है कि कुछ समय पहले, ज्यादा देर नहीं हुई, कि वेनेजुएला में घुस के अमेरिकी ले आए थे वहां के राष्ट्रपति को। कितने अमेरिकन एम्बेसीज के बाहर प्रदर्शन हुए थे? 0, क्योंकि किसी को परवाह नहीं थी। सर, जब धर्म आ जाता है ना डिप्लोमेसी में, फिर हम पीछे हट जाते हैं। ये प्रदर्शन हो रहे हैं इस्लामिक कंट्रीज में कि आपने मार दिया आयतुल्ला को। क्यों? आप लोग जानते हैं कि उसका रियल रीजन क्या था? सऊदी अरेबिया क्यों शामिल हुआ है? सऊदी अरेबिया में आपको पता होगा सर, मुझसे बेहतर जानते हैं, $1 ट्रिलियन की वो नियोम सिटी की बात कर रहा था। इन्वेस्ट कौन करेगा अगर वहां पे इंस्टेबिलिटी हो? सऊदी अरेबिया भी चाहता था कि आयतुल्ला जाएं, जो बहुत तंग कर रहे थे। सो डिप्लोमेसी अभी कुछ नहीं करेगी सर, वेयर इन द बैक रूम। जब अमेरिका अपना लक्ष्य हासिल कर देगा, टोटली डिस्ट्रॉय करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी लेबनान पे हमला हो रहा है सर, एज वी स्पीक। 53 गांव हैं लेबनान में जहां से हिजबुल्लाह ने हमला किया इजराइल पर। इजराइल ने सबको भगा दिया, वहां से ध्वस्त कर दिया है।
सो जब तक ये मिलिट्री सोल्यूशन ऑन द ग्राउंड बिल्कुल नपुंसक ना कर दे ईरान को, ये रुकने वाले नहीं है। बुरा सर, मैं Diplomacy इसमें कुछ बस नहीं एक सवाल इसलिए जोड़ देता हूं क्योंकि इसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। जी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत के लिए हमारे पास पेशकश आई है, ईरान की नई जो सत्ता भी आई है, जो नेता आए हैं, और हम बातचीत के लिए तैयार हैं। क्या ये वाकई में कोई एक हम कह सकते हैं कि फ्लूक नहीं है, कोई एक हम कह सकते हैं कि गुमराह करने वाला बयान नहीं है, या फिर इसमें कोई तथ्य है? ये स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन है। किससे बात करेगा? 3 लोग खड़े हो गए कि हम नए नेता हैं, किसने इलेक्ट किया उनको? ये बेसिक इशू। आप बात किससे करोगे सर? नहीं, उसमें तो एक प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियानी है बस, और कोई नहीं है। बाकी तो उठा लाए चीफ जस्टिस को और इसको, और पोजीशन के भी उसकी कोई सुनता नहीं है वहां पर सर। ये तो आपको मुझसे बेहतर मालूम है। जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को पोजीशन की परवाह नहीं करते। सबसे ज्यादा दंगा वो ये लोग कर रहे हैं टू अवेंज द बदला लेने के लिए। जब तक वो बदले की सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, बदला, ये रिवेंज की जो बात है जिसको लेकर आईआरजीसी लगातार कह रहा है कि बदला तो लिया जाएगा। जनरल दत्ता सर, इस वक्त ईरान के पास क्या ये कोई मौका है कि वो अमेरिका के साथ कोई डील कर सके? क्योंकि उसकी एक और बड़ी वजह है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशन जो गार्ड कोर है, या तो वो हथियार डाल दे, समर्पण कर दे, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहे। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि किसी भी फोर्स को जो एक जगह पे ऑपरेट कर रही है, जब तक उस फोर्स को आप अंदरूनी तरीके से या उसको फिजिकली जाके उसको हथियार डलाने पे मजबूर ना करें, वो सरेंडर नहीं करते इतनी आसानी से। तो फिलहाल जो सिचुएशन बन रही है ईरान के अंदर, हालांकि अपराइजिंग हुई थी वहाँ, लेकिन उस अपराइजिंग को बड़े ब्रूटली इन्होंने दबा दिया था, जिसमें उनके अपने आंकड़ों के मुताबिक कोई 3,500 मारे, और अमेरिकन ने असेसमेंट में बोला ये 30-35 हज़ार मार दिए उन्होंने जी। तो अभी जहाँ तक हम जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ अट्रिशन की बात करें, अमेरिका अट्रिशन कर सकता है, बहुत तबाही मचा सकता है, इनकी नेवी को डुबा सकता है, इनकी और जगह जो इनकी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरिया उनको स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन जब तक वो लोग जो ज़मीन के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, आप उनको फिज़िकली अनाम नहीं करेंगे और यहाँ खुद वह सरेंडर ना कर जाएं, तो ये जंग एकदम रुकती नहीं है। इसका उदाहरण मैं आपको गाज़ा के दे दूंगा, जहाँ इजराइल 2 साल से हमास के साथ युद्ध लड़ रहा था, जहाँ उनकी फिजिकल ट्रुप्स भी थे, उनके स्पेशल फोर्सेस थे, और लगातार पाउंडिंग चल रही थी बाय एयर एंड बाय आर्टिलरी एंड बाय आर्मर। तो वहाँ पर भी इतना समय लगा उसको काबू करने में। ईरान तो बहुत बड़ा मुल्क है। तो मेरा ये मानना है कि आईआरजीसी के जो सेंटिमेंट्स हैं, क्योंकि उसको पैदा ही आयतुल्ला ने किया था, और आज के दिन में जितने भी अदारे हैं ईरान के, वो आईआरजीसी के काबू में है, कंट्रोल में है। चाहे उनकी इकॉनमी हो, चाहे जो मर्जी हो, सारा आईआरजीसी के काबू में है। तो उनको फिजिकली हथियार डालने के लिए आपको मजबूर करना का मतलब है कि आप उनकी जो सोच है वो फंडामेंटल तरीके से उनको रेस किया गया है। वो फंडामेंटल हैं, उसके आयतुल्ला खमैनी के अनुयायी हैं वो। तो सर, आपने तो एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी दत्ता सर, कि जो डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं वो तो हो नहीं सकता है कि आईआरजीसी के जो तमाम जो लड़ाके हैं, जिनकी तादाद लाखों में है, वो सरेंडर तो करने नहीं जा रहे हुसैन। बिल्कुल ठीक है, इस पर और बात होगी, लेकिन इस बीच हमारे 2 और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए, और शोएब रजा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट की जंग में अब हिजबुल्लाह की एंट्री हो गई है। ईरान पर हमले के विरोध में हिजबुल्लाह अब खुलकर सामने आ गया है। रविवार को इजराइल पर हुए हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने ली है। रविवार को इजराइल में हमला हुआ, तेल अवीव के करीब मिसाइलें गिरी, वहीं यरूशलेम पर भी मिसाइल से हमला हुआ, और वेस्ट बैंक के ऊपर भी ईरान के ड्रोन भी देखे गए। कई इलाकों में अटैक ईरान की तरफ से हुआ, और इस बीच हिजबुल्लाह ने हमलों की जिम्मेदारी ली है। और जैसा कि इससे पहले वोरा साहब भी कह रहे थे कि इजराइल ने 50 गांव को खाली करने के लिए कहा है, एक तरीके की चेतावनी जारी की है। लेबनान के 50 गांव को खाली करने के लिए कहा गया, जहां से हिजबुल्लाह ऑपरेट कर रहा है। सवाल यह है कि यह जंग और एस्केलेट हो रही है या जंग के रुकने के कोई आसार हैं। हालांकि ट्रंप जो दावा कर रहे हैं कि जब तक अपने सारे मकसद अचीव नहीं कर लिए जाएंगे, तब तक जंग नहीं रुकेगी। मतलब साफ है, एक तरफ ईरान है, वो भी रुकने को राजी नहीं है, और अमेरिका की तरफ से भी ये बात साफ कर दी गई है। मनीष, आप जरा बताएं, आपके पास क्या अपडेट आ रहा है इस वक्त मिडिल ईस्ट से? देखिए, यही उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि ईरान पूरी तरह से अपने प्रॉक्सीज के ऊपर रिलाई करता है, और मिसाइल्स, उसके अलावा जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, यानी आमने सामने आए बिना
जो मिसाइल्स, रॉकेट्स, उसके अलावा कैमिकाजी ड्रोन, ये सब टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ईरान इस समय चाहे अमेरिकन बेसिस हो या फिर उसके अलावा इजराइल के एरियाज, उनको टारगेट करने की पूरी तैयारी है। और प्रॉक्सीज का इस्तेमाल चाहे हिजबुल्लाह हो, हुतीज हो, इसके अलावा आप ये समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में ही और एस्केलेट होगा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईरान ने एक बार फिर से जो ब्रिगेडियर जनरल वाहिद हैं उनकी अगुवाई में ये एक पूरी तैयारी की है कि जिसके अनुसार वो खासतौर पे जो इजराइल के मेन एरियाज हैं उनको टारगेट कर सके। जैसे कल 2 एरियाज को टारगेट किया, वहां पर क्षति हुई। मनीष जरा रोक रहा हूं, आज मंडे का दिन है, शनिवार की सुबह 9:30 बजे हमला हुआ था, फिर रविवार आ गया, आज मंडे को बाजार खुला है। युद्ध की वजह से शेयर बाजार का क्या हाल है वो जरा दर्शकों को बता दें। प्री ट्रेडिंग में करीब 6000 अंकों की गिरावट आई है। युद्ध की वजह से शेयर बाजार में हाहाकार मचा है। क्रूड ऑयल की कीमतें जो $67 पर बैरल पर थी वो $72 पर बैरल तक जा चुकी हैं। अभी सिर्फ 1-2 दिन बीते हैं, अभी हार्मुज स्ट्रेट बंद हुआ है। अभी बाबे अल मंदब अगर हुतीज ने लाल सागर में उसे भी ब्लॉक कर दिया, उसको भी चोक कर दिया, तब पूरी दुनिया में किस तरह के हालात बनेंगे ये एक अभी आने वाले वक्त में साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज मंडे का दिन है, प्री ट्रेडिंग में मार्केट में भारी गिरावट देखी जा रही है। अभी बाजार जब खुलेगा उस वक्त और स्थिति साफ होगी। बिल्कुल, और जो हम आपको बता रहे हैं ताज़ा स्थिति इस वक्त, इसका असर पूरे दुनिया में पड़ने जा रहा है। भारत के बाजार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में जो जंग छिड़ी है उसके चलते तेल के दाम बढ़ेंगे और जिस तरह से आवाजाही पर रोक लगी है उसी का असर है कि शेयर बाजार में सेंटिमेंट्स जो हैं वो गिरे। हमारे साथ शोएब भी जुड़े हैं। शोएब, एक बात बताइए कि फिलहाल जो हमने स्थिति देखी थी, जो दर्शक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता दें कि कल हुआ क्या था। कल ये हुआ था कि जब शनिवार को हमला हुआ ईरान के ऊपर, उसके बाद रविवार को ईरान ने जब पलटवार किया तो मिडिल ईस्ट के जो अहम देश हैं, चाहे यूएई हो, ओमान हो, इसके अलावा कतर हो या बहरीन हो, इन सब के ऊपर उन्होंने हमले किए थे, जिसके बाद से पूरे इस इलाके में हवाई सेवा और जो शिपिंग रूट्स है वो ठप हो गए हैं। फिलहाल शोएब ये बताइए कि ईरान की ओर से अब आगे क्या कुछ खबर आई है कि किस तरह की वो स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं या फिर वहां के जो नेता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो बात हो रही है कि करीबन 43 जो मिलिट्री लीडरशिप है या फिर जो वहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप है, डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि हमने उसे खत्म कर दिया है। देखिए अमित, ईरान ने एक तस्वीर भी जारी की थी, रात के वक्त भी तस्वीर जारी की और सुबह में भी हम देख रहे हैं। वो तस्वीर थी राष्ट्रपति के साथ जो नए सुप्रीम लीडर, अंतरिम सुप्रीम लीडर बने हैं उनकी और दूसरे जो नेता है उनकी, और ये बताया गया कि आगे की जो रणनीति है उस पर ये लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा जो ईरान के विदेश मंत्री है उनका एक बयान आया है और ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ये सोच रहे हैं कि तेहरान पर हमला करके लगातार वो हमारी सैन्य क्षमताओं को ख़त्म कर देंगे तो वो उनकी भूल है, क्योंकि ईरान ने पिछले 2 दशकों में जो तैयारी की है वो इस तरह से की है कि हम तेहरान के बिना भी पूरी जो अपनी जो सैन्य क्षमताएं हैं उनको ऑपरेट कर सकते हैं ईरान के दूसरे हिस्सों से। यानी कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको पता है कि सबसे जो बड़ा अटैक होगा वो राजधानी तेहरान पर होगा, लेकिन उन्होंने दूसरी जगहों पर तैयारियां कर रखी है जहां से वो जंग लड़ेंगे। तो मुझे जो लग रहा है कि कल एक ये भी खबर आई थी कि इटली के जरिए पहले अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई थी कि बातचीत हो, फिर ट्रंप का ये बयान आया कि नई लीडरशिप बातचीत करने को तैयार है। लेकिन जो ईरान से आवाज़ें उठ रही है वो इस तरह की आवाज़ है खामनेई की मौत के बाद कि वो ये चाहते हैं कि आप इस युद्ध में आगे जाए, वो इस लिहाज से क्योंकि अब समझौता किससे होगा, अगर समझौता होता भी है क्योंकि किस बुनियाद पर होता है, क्योंकि ओमान की तरफ से ये कहा गया है जहाँ पर बातचीत चल रही थी कि दूसरे दौर की जब बातचीत हुई थी उसमें ईरान ने कह दिया था कि यूरेनियम का जो मामला है उसको शॉर्ट आउट करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद अमेरिका और इजराइल का हमला हुआ है। तो बातचीत किन मुद्दों को लेकर होगी, फिर वही परमाणु कार्यक्रम को लेकर या बिल्कुल ठीक बात है। जो 2 बातें हैं जिसको लेकर के ईरान ने अपनी सख्त नाराजगी जाहिर की थी, एक तो ये कि वो अपना मिसाइल प्रोग्राम बिल्कुल नहीं बंद करेगा, वो अपनी देश की सुरक्षा के लिए उसकी जरूरत है, और दूसरा ये कि वो प्रॉक्सीज यानी हिजबुल्लाह और हुतीज की जो मदद हो रही है वो मदद भी जारी रहेगी। इसको लेकर के भी उसने बातचीत से साफ इनकार कर दिया था। जनरल सुई, आप जरा समझाइए। ट्रंप सीधे सीधे कह रहे हैं कि वो अपना मकसद पूरा किए बगैर हटेंगे नहीं, और तेहरान झुकने को पहले भी तैयार नहीं था, वो अब भी तैयार नहीं है। अभी जंग किस तरफ जाती दिख रही है आपको? बिल्कुल हुसैन जी, इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि जंग
बद से बदतर होती जा रही, इस समय में जो इसका एरिया फैलता जा रहा है। अभी सुबह की रिपोर्ट है कि उन्होंने साइप्रस पर भी इंग्लैंड की यूके की बेस पर हमला किया, जहां से इजराइल जो है तमाम तरह के इंटेलिजेंस इनपुट लेकर के उसके आधार पर एक्शन लेता है। तो यानी कि एक और एंगल निकल के आ गया। कल इनके प्रेसिडेंट ने कहा था कि हम यूरोप को भी निशाना बनाएंगे। ये कारण है कि देखिए अभी इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस ने खुल के सपोर्ट देने के लिए सामने आ गए। अभी वोरा साहब कह रहे थे कि पिछली 12 दिनों की जंग में जितने हमले नहीं किए गए उससे कई गुना हमले 1-2 दिन में हो चुके हैं। तो फिर सोई साहब ये जरा समझाइए दर्शकों को कि आखिर ईरान पे इतने हमले हो जाने के बाद, उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर इतने बमबारी करने के बाद भी इतनी ताकत, इतनी हिम्मत ईरान कहां से ला रहा है? देखिए दो बातें यहाँ पे, जब हम अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उन्होंने एक शॉक इफेक्ट देने की कोशिश की, जिसको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू में कहते हैं। एक साथ जब इतना बड़ा बम्बार्डमेंट और पूरे इलाके में करके एक भारी संख्या में डिस्ट्रक्शन, और जिसमें लड़ने की माइंड में और फिजिकल यानी कि लड़ने की क्षमता और हथियारों के ऊपर डिस्ट्रक्शन करना। दूसरी बात, ईरान का देखा जाए, ईरान को पता था कि ये यही करेंगे। देखिए ऐसा है कि ईरान ने काफ़ी सोच लिया था, पिछली बार जून से कई लेसन्स लिए थे। उनके कई बार बयान भी आए थे कि देखिए बातचीत होते होते ही हमला होगा, बातचीत खत्म होते ही हमला होगा, और वो तैयार थे। उनको पता था कि टारगेट्स क्या होंगे, उनको पता था लीडरशिप होगी, उनको पता था मिसाइल साइट्स होंगी, उनको पता था एम्यूनिशन डंप होंगे, उनको पता था रिपब्लिकन गार्ड के। एक बात बताइए, मैं बस इस बीच में इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि आप बता रहे जब उनको सब पता था तो अपने नेता को बचा नहीं पाए। जनरल दत्ता, नहीं मैं ये सवाल है जनरल दत्ता कि अगर आपको सब पता था कि यही होने जा रहा है, आप अपने सुप्रीम लीडर को नहीं बचा पाए, आपने पूरे मिलिट्री चीफ को तक नहीं बचा पाए, तो आपकी तैयारी कहां पर थी? अब जब हमला हो गया है, आपका मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो चुका है, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? रिटेलिएशन कर रहे हैं। और टारगेट आप किसको कर रहे हैं? तमाम वो देश जो कि आपके सबसे करीब हैं। आपकी हिमाकत नहीं है कि आप इजराइल को नुकसान पहुंचाए जो आप सोच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, फौज और जंग की प्लानिंग में सरप्राइज हासिल करना एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, जिसके कहते हैं सरप्राइज अगर आपने हासिल कर लिया तो आधी जंग जीत ली आपने। तो सरप्राइज का मतलब होता है व्हेन, वेयर, हाउ एंड विद हाउ मच। सबको पता हमला होने वाला है, कब होगा, व्हेन, वेयर, कहाँ होगा, तो कहाँ कितनी तादाद में होगा, तो ये उससे सरप्राइज हासिल होता है। ईरान को पता था हमला करेंगे, ये बातचीत के दौरान ही कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये सोचा नहीं था कि उनको इस मीटिंग की जानकारी मिल जाएगी। जो ये पूरी सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे, आयतुल्लाह खमानी पहले भी बंकर में इसी दौरान उसको लेके चले गए थे। वो ये जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली इजराइल को और CIA ने और मोसाद ने जो इसके अंदर काम किया, और वो जब मिल गई और उन्हें बोला दिस इज द टाइम, ये अगर मौका निकल गया जब आयतुल्लाह खमानी और उसके सारे कमांडर एक जगह पे हैं, उनकी सटीक लोकेशन मिल गई, अगर अभी स्ट्राइक नहीं करोगे तो आप ये विंडो निकल जाएगी। बिल्कुल। तो उन्होंने उस विंडो का ऑपरचून इस्तेमाल किया। अपने सेट्स उन्होंने पहले से तैयार किए थे। F-22 रैप्टर होता है जो जैम कर देता है पूरे सिग्नल्स। उन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ 200 एयरक्राफ्ट जो लॉन्च किया ईरान के ऊपर, जिसमें से कई हवाई जहाज गए उनके मिलिट्री टारगेट्स में। इन्होंने उनके पूरे रडार सिस्टम को जैम किया और खमैनी की जो लोकेशन थी उसमें 30 बंकर बस्टर बम मारे ताकि बचने का कोई अंदेशा नहीं है। बंकर वहां भी था लेकिन उतना तगड़ा बंकर नहीं था जो इसको सह पाता। तो दैट इज व्हाट दे अचीव्ड। दे अचीव्ड द सरप्राइज, दे वर एबल टू कैरी आउट अ प्रिसिजन स्ट्राइक ऑन अ प्रिसाइज इंटेलिजेंस। तो इसका क्रेडिट जाता है मोसाद को और CIA को। चलिए, इसका क्रेडिट मोसाद को है। अमेरिका जो अचीव करना चाहता है वो अचीव कर रहा है, लेकिन दुनिया को क्या मिल रहा है? दुनिया में बाजार का जो हाल है वो बुरा है। और आज मंडे का दिन है, शेयर बाजार आज खुलेंगे, लेकिन जो प्री ट्रेडिंग है उसमें दिख रही है कि काफी हलचल है और मार्केट में गिरावट हो सकती है। दिनेश मौर्य इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, बताएं क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मार्केट शुरू हो चुका, अगले कुछ मिनटों में पता चलेगा कि मार्केट का क्या हाल होगा, लेकिन जिस तरह का सेंटिमेंट मार्केट में दिखाई दे रहा है वो फिलहाल अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से युद्ध शुरू हुआ है, भारत पहले ही रूस से तेल लेना कम कर चुका है और जो करीब 75% तेल जो है वो मिडल ईस्ट से आता है। तो ऐसे में अगर युद्ध होता है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती है और जो खाड़ी का रास्ता बंद किया गया ईरान की तरफ से उसका भी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। इसके तेल के अलावा अगर बात करें तो चूंकि कई सारी उड़ानें जो है वो बंद हो चुकी, तो ऐसे में एविएशन इंडस्ट्री पर इसका असर होगा। इसके साथ ही में टूरिज्म और जो होटल इंडस्ट्री है
उस पर भी इसका इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। तो कई सारे सेक्टर्स है जिस पर इस युद्ध का असर हो दिनेश, सकता है। आप यही नजर वजह है बनाए कि रखें, बाजार में क्योंकि जो शेयर बाजार पर भी हम sentiment नजर था, रखेंगे। अब तमाम वो नजर लोग जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि उनको भी आज नजर रखनी होगी कि शेयर बाजार में आखिरकार किस तरह के हालात होते हैं। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, एक तो है कि आपके पास ताजा अपडेट क्या आ रहे हैं, मैं ईरान के लहजे से भी जानना चाहूंगा कि वहां पर किस तरह की तैयारी हो रही होगी, किस तरह के वो अटैक कर सके। दूसरी बात है, कल एक अहम सीसीएस की मीटिंग भी हुई थी जहां पर तीनों चीफ मौजूद थे, सीडीएस मौजूद थे। तो आखिरकार भारत इस पूरे हालात में किस तरह की तैयारी कर रहा है या करनी चाहिए? अमित, पहले तो भारत का पक्ष बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ईरान से भारत की दोस्ती रही है। उसके अलावा इजराइल और अमेरिका ये एक मेन केंद्र बिंदु पर अटका हुआ है, और इसीलिए यूएई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा, डीएस्केलेट करने के लिए भी कहा, और साथ में सांत्वना देते हुए इस बात को भी कहा कि वो किसी भी तरीके के एस्केलेशन के खिलाफ हैं और वो चाहते हैं कि ये सब सारी स्थिति बिल्कुल ठीक हो। तो भारत का पक्ष बिल्कुल क्लियर है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में था, ठीक उसी तरीके से इस समय भी ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में भारत ने बिल्कुल अपनी जो स्टेप है या अपना पक्ष है उसको क्लियर कर दिया है। अब बात सबसे पहले ईरान की, और क्योंकि इजराइल आमने सामने है और अमेरिका पूरी तरह से सपोर्ट में है, और ये फुट ऑन ग्राउंड आप ये कह लीजिए कि अमेरिका कहीं से भी मुझे लगता नहीं कि उतारेगा जो बूट्स ऑन ग्राउंड हैं, यानी अपने सोल्जर्स को जैसे अफगानिस्तान में या इराक में या फिर वियतनाम में या अलग अलग जगहों पे उतारा, वैसे यहाँ पे संभावनाएं नहीं लग रही। अभी का अपडेट ये है कि अब से कुछ देर पहले आईडीएफ के द्वारा ऑफिशियली इस बात को कहा गया कि हिजबुल्लाह के जो मेन एरियाज हैं साथ में बेरूत में, वहां पर उनको टारगेट किया गया है, और टारगेट करते हुए जो हिजबुल्लाह की लीडरशिप है उसको मेन टारगेट करते हुए उनको एलिमिनेट करने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए जो इस समय इजरायली एयरफोर्स के इस वक्त मनीष, हमारे डिफेंस एडिटर ने एक बहुत बड़ी खबर दी है कि इस वक्त इजराइल की ओर से तैयारी चल रही है कि जो तमाम हिजबुल्लाह के बची हुई लीडरशिप है उनको खत्म करने की तैयारी चल रही है। और यही वजह है कि थोड़ी देर पहले जो खबर आई थी कि 53 गांव को, करीबन 50 से 53 गांव जो लेबनान के हैं उसे खाली करवा दिया गया है। आईडीएफ उस पर हमले करने जा रहा है, और जैसे कि मनीष ने बताया कि इस वक्त आईडीएफ की तैयारी यह है कि जो हिजबुल्लाह के जो तमाम अब लीडरशिप बची हुई है, जिनकी ओर से लगातार हमले हो रहे थे, नॉर्दर्न इजराइल को टारगेट किया जा रहा था, हाइफा जैसे शहर को भी निशाना बनाया जा रहा था, अब उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सोई सर, मैं इस चीज में एक बार फिर से लौटता हूं, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी कि मिलिट्री तैयारी क्या है और मिलिट्री ऑप्शंस क्या होते हैं। अब बात आती है जो हम कर रहे हैं ईरान को लेके। अब ईरान के ऊपर बताया जा रहा है कि उसने करीब करीब 2500 उसका स्टॉक पाइल था मिसाइल्स का, जिसमें से इजराइल ने दावा किया है कि हमने आधा खत्म कर दिया है। तो हम मान के चलते हैं कि 1500 का 3000 है तो 1500 होंगे इनके पास या 1200 होंगे। लेकिन क्या ये जो 1200 मिसाइल भी इनके पास मौजूद है, जो इजराइल या अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है, क्या इनके पास अभी इतनी वो अब कह सकते हैं कि रणनीतिक इनके पास वो जगह बची है कि जहां से वो इसका इस्तेमाल करके ये पूरा का पूरा वॉर अपनी तरफ घुमा सकते हैं? क्योंकि लोग ये समझना चाहते हैं कि युद्ध में अब ईरान क्या कर सकता है, अमेरिका क्या कर सकता है, हम देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि ईरान ने अभी तक जो फायर किए हैं एक तरह से मैं ये कहूँगा डेमोन्स्ट्रेटिव भी है। कई जगह कुछ मिलिट्री बेसिस में हमला हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर मिसाइल और ड्रोन डिस्ट्रॉय कर दिए गए, लेकिन जो सिविल इलाके में गिर रहे हैं उसका लड़ाई पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा इसराइल या मध्य पूर्व के देशों में। मध्य पूर्व के देशों में ज़्यादा असर पड़ रहा है क्योंकि उनको आदत नहीं है, जैसे यूएई हो गया, बहरीन हो गया, इनको इतना आदत नहीं है कि जहाँ ओमान हो गया, जहाँ पर इस तरह से बम्बार्डमेंट या मिसाइल हमले हों। दूसरी बात यह कि ईरान की सबसे बड़ा चैलेंज है सप्लाई चेन, यानी कि कब तक उनके पास आती रहेंगी, ये स्टॉक पाइल कब तक चलेगा, क्योंकि दो चीज़ें होंगी, एक तो वो खुद फायर करके कम होगा, दूसरा इजराइल और अमेरिका इस समय में पूरी नज़र बनाया हुआ उनके सैटेलाइट के द्वारा, एयरक्राफ्ट के द्वारा कि जहाँ पे भी मिसाइल लॉन्च साइट्स होंगी वहाँ पर हमला करेंगे, जहाँ पर इनका स्टॉक पाइल होगा वहाँ पर हमला करेंगे, जहाँ पर ड्रोन्स का स्टॉक पाइल होगा वहाँ पर हमला करेंगे, क्योंकि ये दोनों देश ये चाहते हैं कि युद्ध जितना जल्दी ख़त्म हो और उनके लड़ने की क्षमता जितनी जल्दी कम हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी उतनी जल्दी ही ये लोग अपना उद्देश्य हासिल कर पाएंगे। साथ साथ में वो जैसे इनके CIA और मोसाद हैं वो अपोजिशन को भी खड़ा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ, ताकि बूट्स ऑन ग्राउंड वाली बात नहीं है जैसे मनीष बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये क्या करेंगे कि जो लोकल लोग हैं उनको ही खड़ा करके सरकार लेबनान में तो बूट्स ऑन ग्राउंड वाली बात हो सकती है, अगर वो इलाका पूरा खाली कराना है तो कोशिश इन्वेजन की भी हो सकती है, जो हमने पहले भी देखी। बहरहाल एक और बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दें, हिजबुल्लाह के उत्तरी इजराइल पर हमले के बाद इजराइल ने बैरूत के
कई उपनगरों में, दक्षिणी उपनगरों में हमले किए। ईरान के बाद अब लेबनान पर इजराइल बड़े हमले कर रहा है। बैरूत इस वक्त दहल रहा है। आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बम बरसाए हैं। आईडीएफ ने कहा है कि इजराइल की तरफ गोलीबारी और रॉकेट हमलों के जवाब में यह अभियान शुरू किया गया है। प्लीज सर, वोरा साहब जोड़िए आप। ये तो दोनों जनरल साहिबान ने बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताया। सर, सिर्फ इंटेलिजेंस का हम बात कर रहे थे जब खमेनी को मारा है। मेरे इजरायली फ्रेंड्स हैं, एक रिटायर्ड मोसाद ऑफिसर, उन्होंने कहा है हम लोग सुन रहे थे उनकी बातचीत को, हम वेट कर रहे थे कि सिर्फ अपने मिलिट्री ऑफिसर्स नहीं, सिविल और आईआरजीसी के साथ ये 3 मीटिंग इकट्ठी हुई हैं और हमने डे लाइट में अटैक किया, रात को अटैक नहीं किया। दूसरा सर, लेबनान की सरकार ने, अभी भी मुझे खबर मिली, मैं इजरायली मीडिया को मॉनिटर कर रहा हूँ जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि ये हिजबुल्लाह का कोई लेना देना नहीं है, कोई बेवकूफ़ लोग हैं जिन्होंने रॉकेट दागे। अब इस समय हिजबुल्लाह का जो टॉप कमांडर है, उसका नाम इन्होंने लिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा, ही हैज़ बीन एलिमिनेटेड। इसका मतलब है कि अब हवाई हमले और तेज होंगे। लेबनान तो खत्म हो गया, हिजबुल्लाह वहां है, हमास खत्म हो गया, गाजा खत्म हो गया क्योंकि हमास वहां पर है। अब मेरा मानना यह है सर कि ये जंग बहुत जल्दी खत्म होगा। और फिर जो आपने हॉर्मुज की बात की है, ऑफिशियली वो बंद नहीं हुआ है, सिर्फ आईआरजीसी ने कहा कि वहां जहाज ना जाएं, अमेरिकन नेवी ने कहा है कि मत जाइएगा, लेकिन ऑफिशियली कोई डिक्लेरेशन नहीं है कि उसको बंद कर दिया है सर। परसों ही रात में सर, रात के वक्त एक ऑडियो क्लिप जो है बहुत तेजी से वायरल हो रही थी जिसमें अनाउंसमेंट हो रहा था, और उसके बाद कल दोपहर में भी ये खबर आ रही थी, लेकिन ऑफिशियली वो 100% शटडाउन जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन काफी हद तक जो वहां उस पूरे रीजन की जो पिक्चर्स आ रही, बहुत सारे शिप्स की वहां पर भीड़ दिखाई दे रही है। बहरहाल एक बात सोई साहब, आप ये जरा समझाइए दर्शकों को कि पिछली बार 12 दिनों की जंग हमने देखी, उसमें कई सारी ऐसी मिसाइलें थी जिन्हें देख करके दुनिया हैरान रह गई थी कि ईरान के पास इस तरह का मिसाइल पावर है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स को मैं सुन रहा था कि ईरान अभी उन मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं कर रहा। ईरान ये चाहता है कि जो भी अमेरिका और इजराइल का डिफेंस सिस्टम है वो एग्जॉस्ट करे। अमेरिका और इजराइल की ये कोशिश है कि वो इनके सारे लॉन्चिंग पैड जल्द से जल्द तबाह कर ले। आप क्या देख पा रहे हैं इसमें, ईरान अभी तक कितना कामयाब हुआ है और अमेरिका इजराइल कितने कामयाब हुए? नहीं, देखिए हुसैन जी, यहाँ पर ईरान ने पिछली बार जून में कई लेसन्स लिए हैं, जिसमें कि अब वो ब्लाइंडली अटैक नहीं कर रहा, जहां पर रेंज के अंदर है वहां ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिकॉयज का इस्तेमाल करें या कि नकली ड्रोन्स या नकली मिसाइल का, साथ साथ में जहां पे रेंज उनको जिस हिसाब से रेंज है उस हिसाब से मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल का काफ़ी इस्तेमाल करें क्योंकि उसका तोड़ थोड़ा अभी भी एक चैलेंजिंग रहता है इसराइल के लिए भी। हालांकि इसराइल के बाद देखिए कई लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, एरो हो गया, डेविड स्लिंग हो गया, आयरन डोम हो गया, आयरन बीम हो गया, पूरा दूर से लेके पास तक आता है। साथ साथ अमेरिका ने थार्ड और पैट्रियट भी डिप्लॉय किए हुए, लेकिन उसके बाद भी एक छोटा परसेंटेज अटैक करने में संभव हो जाता है। वो कारण क्या है कि ईरान ने भी एक लेसन लिया है, वो भारी संख्या में हमला करते हैं एक जगह पे, उस जगह को सैचुरेट कर देते हैं डिफेंस सिस्टम को, और तब वो कुछ परसेंटेज एक नुकसान करने में हासिल हो जाता है। लेकिन उसका फ़र्क क्या पड़ता है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। मान लीजिए ईरान के 100 ख़त्म होते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने बहरीन में अटैक किया, कतार में अमेरिका की बेसिस पर अटैक किया, एक बड़ा इमेज के ऊपर फ़र्क पड़ता है अमेरिका की, और एक उनका मोरल बूस्टिंग होता है ईरान का। जहाँ तक मिसाइल का सवाल है कि देखिए अभी ये सर आपने मोराल की जो बात की है, इस मोराल को लेके हम आगे बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये मोराल जो है ये कब तक बना रहता है, और दूसरी बात है कि जो जनता वहां पर है, जनता वहां पर आम जनता क्या सोच रही है, क्योंकि वहां पर दो धड़े तो जरूर है।